इस वीडियो में हम फ्लाइट टाइप पर्सनैलिटी या ओसीडी पर्सनैलिटी पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो की तरह हम इनके भी दो मेन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज कि ये सेफ रहने के लिए क्या करते हैं और ये दूसरों से रिलेट कैसे करते हैं, या मतलब अपने इमोशनल वर्ल्ड को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम इमोशनली इमेच्योर लोगों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वीडियो के आखिरी पार्ट में हम फ्लाइट टाइप के क्योर पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट टाइप, ये चाइल्ड अपने अबैंडनमेंट के खतरे से कैसे कोप करता है फ्लाइट डिफेंस का यूज करके। अब देखो, लॉजिकली तो चाइल्ड को खतरे वाला प्लेस छोड़ के भाग जाना चाहिए और डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत सारे चिल्ड्रन अपना घर छोड़ के भागते भी हैं, पर ज्यादातर चिल्ड्रन फ्लाइट टाइप का सिंबॉलिक यूज करते हैं। ये हमेशा भागते रहते हैं अपने इमोशन से। कहने का मतलब ये हमेशा बिजी रहते हैं। इनमें भी फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, बट इनका डील करने का तरीका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब खुद को अपने इमोशन से अलग करना, है ना, एसोसिएशन का उल्टा। अब डिसोसिएशन दो तरीके का होता है, लेफ्ट ब्रेन डिसोसिएशन एंड राइट ब्रेन डिसोसिएशन। राइट ब्रेन डिसोसिएशन फ्रीज टाइप यूज करते हैं, जिनको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट ब्रेन डिसोसिएशन में इमोशन से डील करने का मेजर तरीका होता है डिस्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का एक्टिवेशन मतलब आपका दिमाग हमेशा बिजी है किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। प्रॉब्लम रियल है, इमेजिनरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता है कि फ्लाइट टाइप के पास प्रॉब्लम है भी कि नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दिमाग खुद से क्रिएट कर लेगा। पर समझने वाली बात यह है कि कुछ भी हो, इनके पास इमोशन से डील करने का टाइम नहीं है। अब लेफ्ट ब्रेन डिसोसिएशन इंसान दो तरीके से कर सकता है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, है ना। तो कंपल्शन मतलब कंपल्शन टू एक्ट, तो मतलब काम में बिजी है दिमाग। ऑब्सेशन मतलब अगर काम में बिजी नहीं है दिमाग तो चिंता में बिजी है दिमाग। फ्लाइट टाइप वालों का एक्सट्रीम केस होता है ओसीडी, जहां पे पेशेंट उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां जब भी वो स्ट्रेस में आता है वो काम करने लग जाता है। यहाँ काम भी प्रॉब्लम की तरह ही है, मतलब इस काम को करने की जरूरत है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे साफ सफाई करना, चीजों को जचाना, मतलब इनके बिना भी काम चल सकता है। और जैसे ही फ्लाइट टाइप बिजी होते हैं, इनको सेफ फील होना चालू हो जाता है। अब कोई सोचेगा कि पता कैसे चलेगा कि सेफ फील होना चालू हो गया है, तो इसका उत्तर है कि एंजाइटी कम होने लगती है। ये चाइल्डहुड का लर्न्ड एसोसिएशन है। एसोसिएट मतलब जोड़ना। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से इनके ब्रेन ने इमोशंस और डेंजर, इन दोनों को एसोसिएट कर रखा है। एसोसिएट मतलब डेंजर और इमोशंस दोनों ज्यादातर टाइम साथ में ही आते हैं। इमोशनल ब्रेन में कॉज इफेक्ट एस्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। फ्लाइट टाइप के दिमाग के हिसाब से इमोशंस एक्सप्रेस करना मतलब खतरे को इनवाइट करना है, इसीलिए फ्लाइट टाइप को इमोशन से ही डर लगने लग जाता है। और जब खतरा या इमोशंस आ जाते हैं तो ये कैसे अपना बचाव करते हैं, तो वही डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके, है ना। फ्लाइट टाइप के लिए डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बिजी रहना होता है। इसका एक सोसाइटी के लिए अच्छा इंप्लीकेशन ये होता है कि ये काम बहुत करते हैं। फ्लाइट टाइप का माल अडेप्टिव वर्जन ये होता है कि जहां इंसान नशा करने लग जाता है ना। तो नशा भी इंसान इमोशन से भागने के लिए करता है। अब हम फ्लाइट टाइप को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी सेक्शन वाइज। तो अगला सेक्शन है कोर बिलीफ ऑफ फ्लाइट टाइप। ये चाइल्डहुड अबैंडनमेंट के साथ कैसे डील करते हैं, बाय बीइंग परफेक्ट एंड ऑलवेज हैप्पी टाइप चाइल्ड। इन लोगों को भी लगता है कि इनके पेरेंट्स ने इनको अटेंशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ये इम्परफेक्ट थे। इम्परफेक्शन सब अपने अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं। मोस्ट केसेस में तो पेरेंट्स खुद ही बार बार चाइल्ड को इम्परफेक्शन या कमियां गिनाते हैं, चाइल्ड को खाली उन पे बिलीव करना रहता है। फ्लाइट टाइप वालों को लगता है कि जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तब उनको प्यार मिलेगा। ना ही ये कभी परफेक्ट बनते हैं और ना ही कभी इनकी एंग्जाइटी जाती है। जैसे अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फाइट टाइप का कोर बिलीफ रहता है कि अगर वो पावर और कंट्रोल हासिल कर लें तो इट कैन क्रिएट सेफ्टी। फ्लाइट टाइप वालों को भी लगता है कि अगर वो परफेक्शन अचीव कर लें तब वो सेफ फील करेंगे। इन अदर वर्ड्स, परफेक्शन विल मेक देम एक्सेप्टेबल इन फैमिली एंड ट्राइब। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि चाइल्डहुड में माँ बाप की अटेंशन या प्यार ना मिलने से चाइल्ड को लगता है कि वो अनलवेबल है या डिफेक्टिव है, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो अनवांटेड तो है ही है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में है। और ये अनफाउंडेड बिलीफ नहीं है। अनफाउंडेड मतलब जिनका कोई फाउंडेशन या आधार ना हो, निराधार टाइप से। हर स्पीशीज अपने अपने अनवांटेड ऑफस्प्रिंग से किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाती ही पाती है। जैसे कुत्तों में जो वीकलिंग या सबसे कमजोर होता है, इस रंट ऑफ द लिटर को मदर अपने बाकी ऑफस्प्रिंग्स के सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए लात मार मार के अपने से दूर धकेलती है, मतलब अपना दूध नहीं पिलाती है। और थोड़े ही दिनों में जो वीकलिंग होता है वो अपने प्राण त्याग देता है। हम इंसान भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हम भी अपने अनवांटेड चाइल्ड को अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते ही करते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को तो सीधा सीधा मार ही देते हैं, और जिनमें ये काबिलियत नहीं रहती है वो अनवांटेड चाइल्ड को पब्लिक प्लेस पे छोड़ के भाग जाते हैं।
इसी तरह जो LGBTQ चाइल्ड रहता है, इनको भी ज्यादातर पेरेंट्स डिस्पोज कर देते हैं। जो सोशियोपैथिक या साइकोपैथिक चाइल्ड रहता है, साइकोलॉजी में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, तो साइकोपैथिक चाइल्ड को चाइल्ड विद कॉन्डक्ट डिसऑर्डर बोला जाता है यहाँ पे। बट बेसिकली कुछ कुछ चिल्ड्रन बहुत वायलेंट या एग्रेसिव होते हैं, घर के दूसरे बच्चों को फिजिकली या सेक्सुअली असॉल्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं। ऐसे चिल्ड्रन को भी लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दान कर देते हैं। कहने का मतलब जबरदस्ती इनको बाबा या मौलवी बना देते हैं। अब ये अनवांटेड या डिफेक्टिव की जो फीलिंग होती है वो चाइल्ड के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इस प्रॉब्लम या इश्यू से डील करने के लिए हर चाइल्ड अपने अपने तरीके से अंडर डेवलप्ड ब्रेन का यूज करके कुछ कुछ सॉल्यूशन निकालता है। इसी सॉल्यूशन को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो फ्लाइट टाइप चाइल्ड को लगता है कि डिफेक्टिव का ऑपोजिट परफेक्शन है, और इनको जब भी अनवांटेड, इम्परफेक्ट, डिफेक्टिव या अबैंडन की फीलिंग आती है तो ये ऑटोमेटिकली बिजी होने की कोशिश करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये डिफेंसिव एक्ट फ्लाइट टाइप को काम डाउन करता है। फ्लाइट टाइप का एक्सट्रीम केस होता है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को जब भी एंजाइटी ज्यादा होती है तो पेशेंट अपना रिचुअल परफॉर्म करना चालू कर देता है एंजाइटी कम करने के लिए। जनरली ये रिचुअल बिजी रहने का कोई तरीका होता है। रिचुअल डिफेंस मैकेनिज्म का ये एक सबसेट होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स बहुत वियर्ड बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, जैसे जब भी इनको एंजाइटी या अनवांटेड की फीलिंग आएगी तो बार बार हाथ धोएंगे या नहाएंगे। और अगर आप इनको ये रिचुअल परफॉर्म करने से रोकोगे तो बहुत हाइपर या पैनिकी टाइप हो जाएंगे। रिचुअल जनरली एक स्पेसिफिक बिलीफ को या फिर थॉट को काउंटर करने के लिए किया जाता है। फ्लाइट टाइप वालों में नहाना या हाथ धोना ये जनरली आई एम प्योर और डिफेक्टिव टाइप के बिलीफ को काउंटर करता है। अनकॉन्शियसली इनको ऐसा लगता है कि नहाने या हाथ धोने से ये शुद्ध हो जाएंगे। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइट टाइप जनरली रिचुअल के दौरान सामने वाले को लॉयल्टी प्रूव करने के लिए फोर्स या मजबूर करता है, और लॉयल्टी जनरली सेक्रीफाइस देके ही साबित की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, तो बायोलॉजी ऑफ फ्लाइट टाइप। हम ह्यूमंस के शरीर में एक हायरार्की होती है इन टर्म्स ऑफ अर्जेंसी। जैसे मैंने ब्रेन स्ट्रक्चर वाले एपिसोड में बताया था कि हम जब भी खतरे में आते हैं तो एमिगडाला इमीडिएटली बहुत सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब बंद कर देता है और हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम को अराउज कर देता है फाइट या फ्लाइट के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रेन में ये कैपेबिलिटी भी होती है कि अर्जेंसी के टाइम वो इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस कर सकता है। अब ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा ना कि इंपॉर्टेंट एग्जाम या इंटरव्यू दे रहे हैं और बीच में ही रोना आ रहा है या सैड फील हो रहा है। हाँ, एंजाइटी होती है ऐसी सिचुएशंस में, पर जैसा मैंने पहले बताया था कि एंजाइटी लो इंटेंसिटी लेवल फियर ही होता है, और ऐसे सिचुएशन में मॉडरेट लेवल फियर होना ठीक ही होता है, क्योंकि फियर हमारी कंसंट्रेशन या फोकस को बढ़ाता है, विच आई थिंक इज यूजफुल। सप्रेस और इग्नोर में फर्क होता है। सप्रेस मतलब तो दबाना, है ना। तो सप्रेशन में इमोशंस ओरिजिनेट या पैदा तो होते हैं, पर हमारा रैशनल ब्रेन उनको कॉन्शियसनेस या चेतना में आने ही नहीं देता है। इग्नोरिंग अलग होता है। इग्नोर मतलब इमोशंस आ रहे हैं, फील भी हो रहे हैं, पर हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे जब सैड फील हो रहा है तो दारू की बोतल खोल ली, या कोई वीडियो गेम खेलना चालू कर दिया, या मूवी देखना चालू कर दिया। इग्नोरिंग में आप डेलिबरेटली या जानबूझ के अपने रैशनल ब्रेन को कहीं और फोकस करते हो। इसको आप ऐसा समझो कि आपका रैशनल ब्रेन उन इमोशंस को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इमोशंस का काम होता है मैसेज डिलीवर करना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इमोशनल ब्रेन को फोर्स करें कि सिर्फ अच्छे अच्छे मैसेज भेज, बुरे वाले मत भेज, फिर तो आप इसको खराब कर रहे हो ना। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आज टाइम नहीं है तो मैसेज लेके कल फिर से आना। ये काम इमोशनल ब्रेन कर सकता है और करता ही है। अब मैं वापस आता हूँ इमोशंस के रजिस्ट्रेशन पे। इमोशनल ब्रेन के पास समहाउ ये एबिलिटी रहती है कि अगर रैशनल ब्रेन ने अपने रजिस्टर या मेमोरी में किसी इमोशन की एंट्री नहीं की है या गलत एंट्री की है, तो इमोशनल ब्रेन उस इमोशन को बार बार भेजता है रैशनल ब्रेन के पास। अब अगर आप डिस्ट्रैक्शन या इग्नोर वाला मेथड यूज करोगे तो इंसान को लगता है कि चल आज तो सैड हो गया था, इसीलिए सुबह से ही मूवी देख रहा हूं, तो उसने पूरे टाइम सैडनेस को इग्नोर किया। अब सैडनेस 1-2 दिन में फिर से आएगी विजिट पे करने के लिए, हम फिर से इग्नोर करेंगे। और जब लोग अपने इमोशंस को सालों तक इग्नोर करते हैं तो वो एक मोनोटोनस कांस्टेंट 24 घंटे 7 दिन रहने वाली एंजाइटी का रूप ले लेता है। उसके बाद आप जिंदगी में प्रॉब्लम है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोनोटोनस नॉइंग एंजाइटी कभी नहीं जाती है। आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो। नॉइंग मतलब जैसे अंदर से आपको कोई ऐसे कुरेद रहा है। इसको आप ऐसा समझो कि इमोशनल ब्रेन ये बोल रहा है कि बाकी इमोशंस के रजिस्ट्रेशन का छोड़, तेरी जिंदगी डेंजर में है, तू बस खाली सिर्फ यही एक मैसेज रजिस्टर कर ले मेरे भाई,
सो एंग्जाइटी इज लो इंटेंसिटी लेवल फियर, और फियर इसलिए होता है बिकॉज योर लाइफ इज इन डेंजर। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कोर ट्रिक ऑफ फाइट टाइप। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फाइट टाइप पर्सनैलिटी इन एसेंस इस ग्लिच का इस्तेमाल करके पूरी जिंदगी इमोशंस को इग्नोर करने की फिराक में रहता है। अब मैं ग्लिच फिर से बताता हूं कि अगर ये बिजी है, मतलब फाइट टाइप, या कोई और अर्जेंसी है, तो उतने टाइम के लिए इनका ब्रेन इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस कर देगा। अब फ्लाइट टाइप पूरे टाइम कैसे बिजी रहते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इट इज ए वेरी क्लेवर ट्रिक डिवाइस्ड बाय माइंड, जहां फ्लाइट टाइप अपने इमोशंस को बोलता है कि अभी बड़ी अर्जेंट प्रॉब्लम पे विचार कर रहे हैं, बाद में आना, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयावह होते हैं। इमोशंस को इग्नोर करने के चक्कर में इन महारथी लोगों का दिमाग हमेशा नई नई चिंता खोज के लाता है ताकि इमोशन से डील ना करना पड़े। मतलब जोड़ बाकी करने बैठो तो आदमी की आंख बाहर आ जाए। अगर ये अपने इमोशन से डील करें, मतलब फाइट फ्लाइट टाइप, तो हफ्ते के 5-6 घंटे खराब होंगे। दैट इज अज्यूमिंग कि ये मानते हैं कि इमोशंस यूजलेस होते हैं, पर ये महारथी 24 घंटे 7 दिन फालतू चीजों की टेंशन लेके रखेंगे ताकि इमोशन से डील ना करना पड़े। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, री एग्जामिनिंग डिफेंस मैकेनिज्म एंड ओरिजिन ऑफ पर्सनैलिटी। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फ्लाइट टाइप टेंशन लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है, मतलब उसको कुछ बेनिफिट रहा होगा ना ऐसा करने से। तो यहाँ मैं फिर से डिफेंस मैकेनिज्म और पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा मैंने ओरिजिन ऑफ पर्सनैलिटी वाले एपिसोड में बताया था कि डिसफंक्शनल फैमिलीज में चाइल्ड को इमोशंस एक्सप्रेस करने पे पनिश किया जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस फिनोमिनन के लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि चाइल्ड को इन अनवांटेड इमोशंस का क्या करना है, इसका कुछ रास्ता अपने बूते पे कुछ ना कुछ करके निकालना रहता है। अब हिसाब से तो पेरेंट्स को चाइल्ड की मदद करनी चाहिए, पर डिसफंक्शनल फैमिलीज में तो पेरेंट्स सामने वाली टीम की तरफ से खेलते हैं ना, मतलब चाइल्ड को डिफेंड करने की बजाय उस पर अटैक करते हैं। इस सिचुएशन में चाइल्ड जो भी ट्रेट्स या स्ट्रेटजीज एक्वायर करता है, इन्हीं ट्रेट से चाइल्ड की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ओसीडी एडेप्टेशन या फ्लाइट टाइप एडेप्टेशन रहता है, इस एडेप्टेशन में चाइल्ड की 18 साल तक बहुत मदद करता है ये एडेप्टेशन। इस ट्रिक का यूज करके चाइल्ड कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देता है और इस तरह चाइल्ड अपने आप को सेफ रखता है। डिसफंक्शनल फैमिलीज को शेम बेस्ड फैमिलीज भी बोला जाता है, यानी जो भी इन फैमिलीज से आता है उनमें बहुत शर्म भरी होती है। ये कुछ लोगों को समझ नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब लोग अपनी फैमिली पे प्राउड होते हैं तो वो अपने दोस्त सहकर्मियों के सामने परिवार का फख्र के साथ जिक्र करते हैं, और जब लोग अपनी फैमिली को लेकर शर्मसार महसूस करते हैं तब वो या तो दूसरे लोगों के सामने फैमिली का जिक्र ही नहीं करेंगे या फिर झूठ बोलेंगे अपनी शर्म को ढकने के लिए। इसको साइकोलॉजी में टॉक्सिक शेम बोलते हैं। अब कोई सोचेगा कि ये टॉक्सिक वर्ड क्यों लगाया, तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि हेल्दी शेम और टॉक्सिक शेम में फर्क किया जा सके। हेल्दी शेम एक नेचुरल इमोशन होता है। हेल्दी शेम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ये तब आती है हमें हेल्दी शेम जब हम कोई गलत काम करते हैं, और अगर इस गलती को हम सुधार लें तो हेल्दी शेम वापस चली जाती है। हेल्दी शेम हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में तरक्की या ग्रोथ होती रहती है। टॉक्सिक शेम हमें बर्बाद करती है, जहर की तरह, और ये जाती नहीं है। आप कितने भी इंप्रूवमेंट्स कर लो, कितनी भी गलतियां सुधार लो अपनी, इस पे मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा। रिकवरी में ये भी आएगा कि टॉक्सिक शेम से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा यहाँ पे ये पर्पस था कि डिसफंक्शनल फैमिलीज शेम बेस्ड होती है, यानी इन फैमिलीज में पेरेंट्स चाइल्ड को कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव शेम का यूज करते हैं। मतलब हर स्टेटमेंट के आगे ये चिपका देंगे कि शर्म नहीं आती तेरे को। ये चाइल्ड के लिए बहुत डैमेजिंग होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक गलत धारणा जड़ पकड़ रही है कि मैं डिफेक्टिव हूँ, और टॉक्सिक शर्म इस जड़ की धारणा में पानी और खाद डालने का काम करती है। यानी मैं डिफेक्टिव हूँ, इस बिलीफ को डिसफंक्शनल फैमिलीज में बार बार रीइंफोर्स किया जाता है। एक बार इंसान को लगने लगता है कि वो डिफेक्टिव है, फिर वो चुपचाप अब्यूज सहन करता है। सोसाइटी या फैमिली में नीचा स्थान भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये अब्यूज या थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है। अच्छा, इन डिसफंक्शनल फैमिलीज में एक्सेसिव शेम का एक और साइड इफेक्ट होता है कि कुछ बच्चे इतने ढीठ हो जाते हैं कि उन पे शर्म काम करना ही बंद करती है। तो ये सोशियोपैथिक एडेप्टेशन हो गया है ना, फाइट टाइप का एक्सट्रीम केस। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम लोग इस टॉपिक से, बट मैं ये बताना चाह रहा था कि शेम बेस्ड फैमिलीज में दिखावे पे बहुत जोर दिया जाता है। तो जो शेम बेस्ड फैमिलीज में चाइल्ड बड़ा होता है, उसको नेगेटिव इमोशन से तो अपने आप डील करना ही करना है, पर साथ ही बाहर दुनिया के सामने एकदम हैप्पी एक्ट करना है ताकि सबको लगे कि क्या आइडियल फैमिली है। और अगर चाइल्ड अनजाने में अपने नेगेटिव इमोशंस के थ्रू हकीकत को लीक कर दे, तो डिसफंक्शनल फैमिली ऐसे चाइल्ड को बहुत ब्रूटली पनिश करती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज में ओसीडी अडेप्टेशन चाइल्ड की कितनी मदद करता है, क्योंकि ये डिसफंक्शनल फैमिलीज की 2 कोर रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पहला, नो नेगेटिव इमोशंस, और दूसरा, बाहर की दुनिया के सामने एकदम हैप्पी एक्ट करो
ताकि सच्चाई बाहर ना आए। डिसफंक्शनल फैमिलीज चाइल्ड को फोर्स करती है कि वो सिर्फ दुनिया को ही धोखा नहीं दे बल्कि अपने आप को भी धोखा दे, यानी अपने आप को कन्विंस करे कि फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वो चाइल्ड में ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली चाइल्ड अपने इमोशंस को डिसओन या सप्रेस करने की कोशिश करता है। डिसओन मतलब आप अपने इमोशंस की ओनरशिप नहीं लेते हो कि हाँ इमोशंस तो आ रहे हैं पर मेरे नहीं है ना, या फिर मुझे पता नहीं है। किड को लगता है कि थोड़े दिन इग्नोर या सप्रेस करेंगे इमोशंस को तो इमोशंस आना ही बंद हो जाएंगे, और जो ये काम करने में सफल रहता है ना, यानी इमोशनल ब्रेन को कंप्लीटली बंद करने में सफल रहता है, वो सोशियोपैथ बन जाता है। और जो ये काम करने में सफल नहीं रहते हैं वो अभी भी रोते रहते हैं कि हे भगवान तूने मेरे को शैतान या सोशियोपैथ क्यों नहीं बनाया। अब वापस आते हैं पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो चाइल्ड की दुविधा बताई थी कि अगर उसकी फैमिली चाइल्ड के नेगेटिव इमोशंस को हैंडल नहीं करना चाहती हो तो चाइल्ड फिर उन इमोशंस का क्या करे। कहने का मतलब चाइल्ड इमोशन से कैसे डील करता है, यही चीज उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। अब जैसे नार्सिसिस्ट रहता है, उसको बहुत जल्दी समझ पड़ जाता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो फिर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि दूसरे लोग नार्सिसिस्ट का लाइक अ बेबी ख्याल रखें। इन अदर वर्ड्स, फाइट टाइप या नार्सिसिस्ट एक केयर टेकर ढूंढ लेता है अपने लिए और उसको अपने इमोशंस की संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। या फिर इसको यूं समझो कि नार्सिसिस्ट अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो इमोशंस को रेगुलेट करने की बजाय अपने इमोशनल आउटबर्स्ट से हुए डैमेज को मैनेज करने की कोशिश करता है ना। तो इस पे इनका ज्यादा फोकस रहता है कि मैनेज कैसे करना है। फ्लाइट टाइप ये तरकीब निकालता है कि इमोशन से भागना कैसे है। अब डिफेंस मैकेनिज्म और पर्सनैलिटी में इतना गहरा संबंध क्यों होता है या क्या संबंध होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज में चाइल्ड के इमोशंस उसके लिए खतरा बन जाते हैं क्योंकि चाइल्ड को इमोशंस की वजह से पनिशमेंट मिलती है, और ये खतरा लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि चाइल्ड लाख कोशिश करके भी इमोशन से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो उसको ऑफ कोर्स ये लगेगा कि मेरे में कोई डिफेक्ट या कमी है जिसकी वजह से मेरे को पनिश किया जा रहा है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरे को फैमिली से बाहर भी फेंक दिया जाए, मतलब फियर ऑफ अबैंडनमेंट जनरेट होगा। अब चाइल्ड के लिए इमोशंस और खतरा सिनोनिमस हो जाते हैं। खतरे से डील करने के लिए जो मैकेनिज्म चाइल्ड यूज करता है उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, और चाइल्ड इमोशंस को मैनेज कैसे करता है उसकी पूरी पर्सनैलिटी इस इशू के इर्द गिर्द डेवलप होती है। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि डिफेंस मैकेनिज्म और पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती है क्या, तो हाँ, दोनों अलग अलग हो सकती है और जनरली अलग अलग होती भी है। जैसा कि मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूं कि लाइफ के दो मेजर एरिया रहते हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इन दोनों एरिया से एक्वायर किए गए ट्रेट्स को ही पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब इनमें से जो सर्वाइवल वाले एरिया के ट्रेट्स रहते हैं उनको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। हेल्दी फैमिलीज में चाइल्ड को सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये वाली चिंता माँ बाप करते हैं। इन फैमिलीज में बच्चा ज्यादातर टाइम खेलने कूदने और जिंदगी को एंजॉय करने में व्यतीत करता है, या दूसरे शब्दों में ये बच्चे रिप्रोडक्शन वाले एरिया में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, एंजॉयमेंट वाले एरिया में। तो इन एरियाज से बच्चा जो भी ट्रेट एक्वायर करेगा वो पर्सनैलिटी का हिस्सा तो होंगे पर डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग बहुत कुरापाती या फिर क्यूरियस टाइप होते हैं, हमेशा इधर उधर आग में हाथ डालते रहते हैं, है ना, या फिर जैसे कुछ लोग बहुत फनी होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो ये सब ट्रेट्स पर्सनैलिटी में तो आते हैं पर डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आते हैं। इसी तरह रिश्तों में विश्वास, प्रेम, भाईचारा, दोस्ती, ये सब भी रिप्रोडक्शन वाले एरिया से एक्वायर किए गए ट्रेट हैं। तो ये ट्रेट्स पर्सनैलिटी के पार्ट में तो होते हैं पर डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट में नहीं होते हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज के बच्चों में रिप्रोडक्शन या फिर फैमिली या फिर एंजॉयमेंट या फिर खेलने वाला डिपार्टमेंट ही गायब रहता है, इसीलिए इनकी पर्सनैलिटी और डिफेंस मैकेनिज्म एक जैसी दिखती है। अब मैं थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर लोगों के जनरल लाइफ पैटर्न्स को डिस्कस करता हूं, जो कि आई थिंक 80% लोगों में तो आराम से होंगे। इनको मैं फ्लाइट टाइप एपिसोड में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशन से डील करने के लिए डिस्ट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसलिए जब इमोशन से डील करने की बारी आती है तो इमोशनल इमेच्योर पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट फ्लाइट टाइप ही दिखती है। इसीलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कुछ भी डिस्कस करूंगा वो एनालिसिस फ्लाइट टाइप पे भी लागू होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, इमोशनली इमेच्योर पर्सन। इमोशनली इमेच्योर मतलब इनको इमोशंस क्या है, इनका लाइफ में क्या रोल है, इनको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान जनरली इमोशंस को इग्नोर करता है लगातार, और जब इंसान इमोशंस को लंबे टाइम तक इग्नोर करता है तो उसके इमोशनल ब्रेन में जो मैसेज देने वाले न्यूरॉन्स हैं वो वापस जाके इमोशनल ब्रेन को सूचना देते हैं कि द मंकी हैज गॉन मैड, he has stopped receiving all messages। ऐसी स्थिति में इमोशनल ब्रेन फिर डिप्रेशन क्रिएट करता है। डिप्रेशन में कुछ लंबा चौड़ा गणित नहीं होता है। डिप्रेशन मतलब इमोशनल ब्रेन ने आपकी एनर्जी कम कर दी है। इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। डिप्रेशन में आपकी एनर्जी लो हो जाती है ताकि आप पहले जो इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे
वो अब कर नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रैशनल ब्रेन को मूवी देखने के लिए या पार्टी करने के लिए या और कोई डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है। वो इमोशनल ब्रेन का डिपार्टमेंट है और उसने पीछे से एनर्जी बंद कर दी है क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। इसको दोबारा समझो। गाड़ी इमोशनल ब्रेन की है और रैशनल ब्रेन आवारागर्दी में फालतू इधर उधर फिर रहा है, तो इमोशनल ब्रेन ने 2 थप्पड़ मार के गाड़ी की चाबी छीन ली है। इन एसेंस, डिप्रेशन इज a clear cut signal from your emotional brain that your life is moving in wrong direction, and via depression our emotional brain forces us to do introspection. Introspection इसलिए होता है ताकि इंसान बैठ के अपनी लाइफ को अलग नजरिए से सोचे, जो पहले गोल सेट किए थे उनको दोबारा जांचे कि क्या ये गोल अभी भी रेलेवेंट है। इस तरह से अपने रिश्तों को भी अलग एंगल से देखें। पर ये सब कौन करता है? यहाँ तो हाथों हाथ डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और दवाइयों से जबरदस्ती इमोशनल ब्रेन को चालू कर लेते हैं। ऐसे में इमोशनल ब्रेन को लगता है कि गजब ही सटका हुआ है ये वानर, तो एक तो मेरी बात नहीं सुन रहा है और ऊपर से दवाई और खोज ली है मेरे से जबरदस्ती एनर्जी बढ़वाने की। ऐसे हालात में इमोशनल ब्रेन के पास एक ही चारा बचता है कि वो इस वानर को काबू में लाने के लिए बी प्लान का यूज करें। जैसा मैंने ब्रेन स्ट्रक्चर वाले एपिसोड में बताया था कि इमोशनल ब्रेन से कम्युनिकेशन के 2 रास्ते जाते हैं। पहला ऊपर रैशनल ब्रेन की तरफ, जो कि इमोशनली इमेच्योर पर्सन ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। दूसरा रास्ता जाता है रेप्टिलियन ब्रेन यानी शरीर की तरफ। बी प्लान में इमोशनल ब्रेन शरीर में क्रॉनिक बीमारियां पैदा करना चालू कर देता है ताकि क्या पता इंसान शरीर में बीमारियों के रूप में उत्पन्न होने वाले पेन सिग्नल्स की तो सुने, पर हम ह्यूमंस भी कम किसके लिए थोड़ी हैं। ऐसी स्थिति में इंसान डॉक्टर के पास फिर से दौड़ के जाता है कि अब तू मेरे शरीर को ही सुन्न कर दे, मतलब मेरे को जिंदा लाश में तब्दील कर दे। यहाँ पे ध्यान देना कि क्रॉनिक डिजीजेस को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, ठीक नहीं, क्योंकि ठीक क्या करोगे, है ना। क्रॉनिक डिजीज तो इमोशनल ब्रेन जनरेटेड सिग्नल्स रहते हैं। आप उन सिग्नल्स को डैम्पन कर सकते हो खुद को सुन्न करके, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी तो तभी जाएगी जब इमोशनल ब्रेन बॉडी में सिग्नल भेजना बंद कर देगा। डैम्पन मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी या तीव्रता को कम करना। जैसे जिसको हेडेक रहेगा तो वो हेडेक को कम कर लेगा, है ना, उसका हेडेक जाएगा नहीं। इस स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान अपने सुन्न शरीर को 10-15 साल दवाइयों के सहारे बोझ की तरह ढोता है और उसके बाद इमोशनल ब्रेन बॉडी को धीरे धीरे शट डाउन करना चालू कर देता है। और इस तरह हमारी दुखी आत्मा क्रॉनिक बीमारी की वजह से, जो कि उसने खुद नहीं क्रिएट करी है, उम्र पूरी होने से पहले ही शरीर छोड़ देती है। कुछ लोगों को बहुत हार्श लगा होगा ये एनालिसिस, पर मोर और लेस लाइफ यही कोर्स लेती है अब्यूज चिल्ड्रन में, अनलेस अनटिल आप रिकवर करो। डिसफंक्शनल फैमिलीज में चिल्ड्रन 2 मेजर रास्ते लेता है। पहला रास्ता नार्सिसिस्टिक या सोशियोपैथिक अडेप्टेशन, ये दूसरों को धोखा देते हैं, है ना, मतलब फाइट टाइप वाले। और दूसरा रास्ता बाकी बची 3 पर्सनैलिटी टाइप लेती है। इन बाकी बची तीनों पर्सनैलिटी टाइप्स ने इतने धोखे खाए होते हैं जिंदगी में कि 40-50 साल तक आते आते इन लोगों का जिंदगी से मन भर जाता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूंगा कि सोशियोपैथिक अडेप्टेशन में चाइल्ड काफी हद तक इम्यून हो जाता है डिप्रेशन से, क्योंकि जैसा मैंने डिफेंस मैकेनिज्म वाले एपिसोड में बताया था कि सोशियोपैथिक अडेप्टेशन में ऑर्गेनिज्म इमोशनल ब्रेन को ही बाईपास कर देती है। इसलिए सोशियोपैथ्स में डिप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने तो बिना इमोशनल ब्रेन के जीना सीख लिया है ना। जैसे अपने नेता या बाहुबली टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन पे कितनी भी आफत आए, है ना, 10-15 मर्डर केस लड़ रहे हैं, साथ में लगे हाथ 50-60 इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है प्रॉपर्टीज के, वो केसेस भी लड़ रहे हैं, है ना, और लगे हाथ पॉलिटिक्स में भी आता आजमा रहे हैं। बहुत सारे तो जेल में से चुनाव लड़ते हैं। कहने का मतलब, जब इनमें शर्म ही नहीं होती है तो डिप्रेशन का आएगा, डिस्पाइट सो मेनी फेलियर्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ। कहने का मतलब फाइट टाइप में डिप्रेशन कम आता है, और सोशियोपैथिक अडेप्टेशन जो कि फाइट टाइप का एकदम एक्सट्रीम वर्जन रहता है, उसमें डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, बेनिफिट ऑफ फाइट टाइप। बिजी रहने के 2 फायदे हैं। अब चूंकि फाइट टाइप वाले हमेशा बिजी रहते हैं या बहुत काम करते हैं, तो एक तो इनके आसपास वाले इनसे खुश रहते हैं, और दूसरा इनको अपने इमोशन से डील नहीं करना पड़ता है। पर फ्लाइट टाइप वाले भी रिलेशनशिप्स और इमोशन से बहुत घबराते हैं। इनके पास अगर काम के अलावा कुछ टाइम बचता है तो उसमें ये कुछ नया शौक या फिर नशा पाल लेते हैं ताकि हमेशा बिजी रहें। फैमिली वगैरह को टाइम ये भी नहीं देते हैं। पर ये फाइट टाइप के जैसे अपने चिल्ड्रन को डैमेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में ईवल को कैरी करने का काम 90% से ज्यादा फाइट टाइप वाले ही करते हैं। इनफैक्ट ये चारों एफ टाइप पर्सनैलिटीज भी तो डेंजर से डील करने के तरीके ही है ना, पर ये डेंजर मोस्टली फाइट टाइप का जनरेट किया रहता है। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन पे, क्यूर ऑफ फ्लाइट टाइप। फ्लाइट टाइप को जॉन ब्रैडशॉ अपनी किताब में ह्यूमन डूइंग बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग की बजाय। जॉन ब्रैडशॉ के हिसाब से फ्लाइट टाइप वाले उस मशीन की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं
जिसका ऑन वाला स्विच जैम हो गया है, या मतलब यूं समझो कि फ्लाइट टाइम में ऑफ वाला स्विच ही बटन गायब रहता है। फ्रीज टाइप में उल्टा होता है, इनमें ऑफ स्विच जैम हो जाता है, यानी ये पूरी जिंदगी फ्रोजन मोड में ही व्यतीत करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत होती है कि डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू समथिंग। तो फ्लाइट टाइप वालों को इलाज के दौरान इस कहावत का उल्टा समझाया जाता है कि जस्ट स्टैंड देयर, है ना, लर्न टू स्टैंड देयर, लर्न टू जस्ट रेस्ट, कि थोड़ा विश्राम करना सीखो। और इनको ये भी सिखाया जाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है जिंदगी के हर एरिया में, है ना, जिंदगी जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लाइट टाइप परफेक्शन वाले ट्रेट की बहुत भारी कीमत चुकाता है अपनी जिंदगी में। बहुत टाइम और रिसोर्सेज जाते हैं परफेक्शन मेंटेन करने में, और इस परफेक्शन के प्रभाव जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी स्पिल ओवर होते हैं। जैसे फ्लाइट टाइप वाले ये परफेक्शन स्पाउस या किड्स पे थोपना चालू कर देते हैं, या फिर स्पाउस को टाइम ना देने से ब्रेकअप वगैरह हो जाता है इनका। अभी कोविड के टाइम एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मरते हुए लोगों से उनके सबसे बड़े रिग्रेट्स पूछे गए थे। उसमें एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि हमने स्पाउस, किड्स, इन सब के साथ कभी टाइम नहीं स्पेंड किया, हमेशा काम करते रहे। एंड सरप्राइजिंगली इन पेशेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये किस चीज में बिजी थे। तो ये रिग्रेट जनरली फ्लाइट टाइप वालों को रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीज टाइप को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।